धुरंधर द रिवेंज देख के आ चुके हो तो आदित्य धर की पीक डिटेलिंग के फैन तुम लोग हो गए होगे, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स है जो शायद तुमने मिस कर दी हो धुरंधर द रिवेंज में। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड के अंदर। बाय द वे ये वीडियो स्पॉइलर से भरी होगी तो इसीलिए स्पॉइलर अलर्ट पहले से। अब देखो, तुमने अगर देखा हो कि जो हमजा है वो आखिरी में जा रहा होता है और जो जमील जमाली है उसने उसको एक पासपोर्ट दे रखा होता है कि भैया जाओ, अब तुम्हारा वापस जाने का समय आ गया है। अगर जब हमजा उस पासपोर्ट को खोलता है, तुमने देखा हो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो होती है 26/11/1979। एक्चुअल में तुमने अगर देखी हो पार्ट 1 तो वहाँ पे यही सीन तो था जब 26/11 वाला मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उसमें स्टोरी के हिसाब से हमजा वो इंसान था जो कि वो वेपन्स को डील कर रहा था अपने बलोचों के साथ मिलके। तो देखा जाए यहाँ पे शायद मे बी ये इंटेंशनली होगा कि आदित्य धर ने जो डेट ऑफ बर्थ भी है वो हमजा की यहाँ 26/11 दिखाई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होगा असली लाइफ में, लेकिन हाँ स्टोरी के हिसाब से यहाँ जानबूझ के शायद आदित्य धर ने वो चीज़ चुनी, वो डेट चुनी कि भाई जो 26/11 पे हुआ था वो बदला हमजा ने लिया है। ये पाकिस्तान में जाके सब स्पाई का पूरा जो अपना काम किया उसने, और पूरे बलूचिस्तान में जो उसने आतंक फैलाया है, फिर अतीक अहमद वाला सीन, तो सब चीज़ें देखा जाए ओवरऑल कनेक्टेड थी। तो ये जस्ट एक पीक डिटेलिंग थी जो कि शायद तुमने मिस कर दी हो। एक और जो बड़ी डिटेल मुझे बहुत प्यारी डिटेल लगी वो डिटेल थी अपने आलम के मरने के बाद, क्योंकि तुमने देखा हो कि भाई अपने हमजा जो है वो पकड़ा तो गया था क्योंकि उसने वही पिंडा को मार दिया था। अब उसको मरने के बाद आलम ने अपने ऊपर ये ले लिया कि भाई मैंने एक्चुअल में उसको मारा है, और तुमने तुरंत देखा हो वहाँ हमजा ने क्या किया, उसने गोली मार के मार दिया था, जबकि वो जानता है कि आलम उसके साथ था, वो भी एक एजेंट था और वो भी इंडिया के लिए ही काम करता था। एंड डायलॉग तुरंत क्या था कि इनकी लाशें जला दो, ऐसे कुछ, मतलब सेम डायलॉग में एग्जैक्ट मुझे लाइन नहीं याद है, लेकिन यही था कि जलाने का हमजा ने ऑर्डर दे दिया कि भैया उनकी बॉडीज जला दो। अब देखा जाए आलम यानी कि पाकिस्तान में जो कि है वो मुस्लिम्स में क्या होता है कि अगर तुम क्रिमेशन कर रहे होते हो या फिर तुम्हें अपने किसी मरने वाले इंसान की लाश वो करनी होती है तो उसे जलाया नहीं जाता है, वो प्रोहिबिटेड है, वो इस्लाम में नहीं होता है, बल्कि उसे दफनाया जाता है। ऑन दी अदर साइड हिंदुओं में जो बॉडी है वो जलाई जाती है। तो यहाँ शायद एक सिग्निफिकेंस है कि जानबूझ के हमजा ने कहा कि वो लाशें जला दो रादर देन उन्हें दफना दो, क्योंकि वो एक कहते हैं ना, हमें दिखाना चाह रहे थे कि आलम भी हिंदू ही था और इवेंचुअली उसने अपना सेक्रीफाइस किया, और हमजा चाहते हैं कि उसका जो सेंड ऑफ है या फिर जो उसका गुड बाय है इस धरती से वो एज अ हिंदू ही हो। इसलिए जानबूझ के उसने ऑर्डर वो दफनाने का नहीं दिया बल्कि जलाने का दिया। वैसे वहाँ उस इंस्टेंट रेफरेंस पे देखा जाए वो इसलिए था ताकि लाश को कोई भी सबूत ना मिले और भाई किसी को पता ना लगे ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन मे बी ये एक बिग डिटेलिंग का पार्ट हो सकती है आदित्य धर की कि जानबूझ कैसे दिखाया गया, क्योंकि आलम ने कभी अपनी हिस्ट्री बताई नहीं, क्योंकि वो कह रहा था भाई मैं किसी दिन जब मेरा मन भरेगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए पूरी मूवी का वो सबसे इमोशनल सीन था। इसके बाद वो येलेना वाला जो सीन है वो, लेकिन भाई ये एक जो कहते हैं ना कोच हो जाता है तुम्हारा भाई एकदम दिल तक, वो वाली चीज़ इस वाले सीन में मेरे साथ हुई थी। एंड इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद ये एक पार्ट है पिक डिटेलिंग का या फिर कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स जो कि तुमने मिस कर दी हो। अब अगली जो डिटेल है वो भी आलम के रिलेटेड ही है। तुमने देखा हो कि ये लोग कहीं चाय पीने जाते थे जहाँ उन्हें नमक वाली चाय मिलती थी। आलम ने कहा कि भाई ये एक्चुअल में उनको चाय इसलिए पसंद है क्योंकि उनके गांव में खारा पानी आता था और खारे पानी की ही चाय बनती थी, तो इसलिए उन्हें आदत है, वो उन्हें उनके घर की याद दिलाती है। वैसे हमें कभी ये पता नहीं लगा कि उनके घर कहाँ पे है, लेकिन तुमने देखा हो कि जब हमजा आलम को अपने हाथों से उन गोलियों से छल्ली करता है, वो जाता है उसी दुकान पे चाय पीने के लिए और वो 2 चाय ऑर्डर करता है। पहले सीन में जो धुरंधर 1 में था, जो दूसरे सीन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आलम और धुरंधर कह रहा हूँ सॉरी आलम और हमजा जब दोनों एक साथ बैठे हैं तो पीछे तुम्हें फूल वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जब हमजा अकेले उस सीन पे जाता है तो वहाँ पीछे फूल वगैरह कुछ नहीं होते हैं। तो शायद ये दिखाने का एक सिग्निफिकेंस नोट है कि भाई पहले चलो मेरे साथ कोई था भी जो कि मेरा दुख सुख बांट रहा था, लेकिन अब हमजा अकेला है, अब हमजा के पास कोई नहीं है, अब हमजा को अकेले ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आलम के जाने के बाद वो जो होता है ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आपको मिलता है कि आप कहीं जाके रो सकते हो, अपना दुख गा सकते हो, अब वो कॉर्नर हमजा के पास नहीं बचा है जो कि उसने अपने हाथों से मारा है। अब ये भी मुझे लग रहा है ऐसे एक डिटेलिंग है क्योंकि छोटे छोटे जो सटल रेफरेंसेस होते हैं ना, इससे मूवी की डिटेलिंग एक्चुअल में बाहर आती है। और देखा जाए जिस तरीके से आलम का पूरा रोल था हमजा के साथ में, आई कैन एग्री कि ये डेफिनेटली एक सटल हिंट है, एक हिडन डिटेल है जो कि शायद तुमने मिस कर दी हो।
बात येलेना के बारे में भी हो रही थी, मैंने देखा ट्विटर पे काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि भैया अब जब पता लग गया जमील जमाली को कि वो भी एक इंडियन एजेंट है, हमजा भी एक इंडियन एजेंट है, वो एक काफ़ी अच्छा इंसान है, उसने उसकी बेटी येलेना के साथ शादी कर ली है, तो उसे वापस क्यों नहीं भेज दिया, उसे भारत क्यों नहीं भेज दिया हमजा के साथ में, और हमजा को अकेले क्यों भेजा? क्या वो चाहता था कि हमजा सब कुछ सेक्रीफाइस करे क्योंकि जो उसकी असली ज़िंदगी है, अब वो तुमने देखा हो मूवी के एंडिंग में वो जाने से हिचकिचाता है, क्या वो अपनी माँ और बहन के पास दोबारा वापस जाए या फिर नहीं जाए? जो उसकी दूसरी ज़िंदगी थी जो कि हमजा अली मज़ारी के साथ वो जी रहा था, वो ज़िंदगी भी ख़त्म हो चुकी क्योंकि अब वो पाकिस्तान छोड़ चुका है। तो अगर तुम्हें याद हो कि जब लास्ट टाइम येलेना और अपने जसकीरत सिंह रंगी कह लो या फिर हमजा की बात हुई थी, तो बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का एक गाना बज रहा था जो कि तेरे इश्क ऐसा करके था। उसके अगर तुम्हें रेफरेंसेस पूरे एक्चुअल लिरिक्स याद हो, वो ऐसा था कि मेरे जाने के बाद जो तेरा इश्क है वो रहेगा या फिर नहीं रहेगा, लेकिन मैं तेरा आखिरी आशिक बन के रहूँगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये पता लग रहा है कि येलेना के हिसाब से शायद वो एग्जैक्ट मोमेंट, क्योंकि तुमने देखा हो कि जसकीरत ने या फिर हमजा ने वो फ़ोन कट किया था, येलेना बोल रही थी उधर से लेकिन वो फ़ोन कट हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि मेरे बाद वो जो लिरिक्स है उससे ये पता लगता है कि भाई येलेना के हिसाब से हमजा मर चुका है। देखा जाए वो सही भी है क्योंकि हमजा को जब इवेंचुअली पकड़ लिया मिलिट्री वालों ने तो उन्होंने तो उसे इंडियन स्पाई एजेंट करके क्या मारा है भैया भयंकर वाला। तो येलेना के हिसाब से उसी पॉइंट पे शायद हमजा की डेथ हो चुकी है, मतलब वो ख़त्म हो चुका है, अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। और ऑफकोर्स अब जमील जमाली भी अपनी बेटी को यही तो बताएगा कि भैया वो एक इंडियन भारतीय एजेंट था, या फिर शायद उसको मिलिट्री पकड़ ले गई, या फिर जब उसने मेजर इकबाल को मारने की कोशिश की उसी के बीच में उसकी भी मृत्यु हो गई या वो भी मर गया है। तो देखा जाए इस हिसाब से येलेना के अकॉर्डिंग अब हमजा या जसकीरत शायद मर चुका है। और तुम्हें पता हो कि भाई ये जो बैकग्राउंड के म्यूजिक्स होते हैं आदित्य धर की मूवीज़ के अंदर वो एक बड़ा सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो अरिजीत सिंह का वोकल बैकग्राउंड में था उस टाइम पे जब जसकीरत और येलेना की आखिरी बात हुई, वो एक सटल रेफरेंस ये बताने के लिए कि येलेना के अकॉर्डिंग हमजा शायद अब मर चुका है। एक और चीज़ है जो कि मुझे लगा कि ये पार्ट 1 से वैसे कनेक्टेड है, हमें इवेंचुअली पता लगा कि जमील जमाली भी एक इंडियन स्पाई एजेंट है, 45 साल से वो पॉलिटिक्स में है। और तुम्हें याद हो पार्ट 1 के अंदर जब पहली बार येलेना और हमजा आमने सामने आए थे उसका रीज़न क्या था, लाइक एक पूरा प्रॉपर डिस्कशन होने का कि हमजा के हाथ में येलेना का फ़ोन आया था, राइट। लेकिन अगर तुम्हें याद हो फ़ोन किसने फेंका था, जमील जमाली ने। और वो किस तरफ फेंका गया था, जिस तरफ ऑलमोस्ट हमजा खड़ा था, और हमजा को देख के उसके बाद उसने एक अजीब सी स्माइल हिलेरियस वाली वो पास भी की थी। तो अगर अब देखा जाए कनेक्ट किया जाए तो कहीं जमील जमाली ने इंटेंशनली तो नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है इवेंचुअली वो स्पाई एजेंट है, किस तरीके से हमजा को एक पॉलिटिकल पोजीशन पे लाया जाए बिना ये बताए कि भाई मैं भी एक एजेंट हूँ। उसका एक सिंपल था, भाई बेटी के साथ प्यार में फंसा दो। तो क्या जमील जमाली ने इंटेंशनली किया था? क्या जमील जमाली जानबूझ के चाह रहा था कि हमजा इवेंचुअली आके उसकी बेटी के साथ शादी करे और तब जाके इंडिया की जो पूरी स्पाई एजेंट वाली कहानी वो आगे बढ़े? मे बी ये हो सकता है, मे बी ये सेटल रेफरेंस है, मे बी ये से लेके आ गया, तभी हमें आखिर में पता लगा कि जमील जमाली भी एक एजेंट है। भाई वो क्लाइमेक्स अभी भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये हिडन डिटेल है या फिर नहीं, लेकिन मैंने मीम्स बहुत सारे देखे थे धुरंधर के बाद कि चलो मैंने मान लिया, धुरंधर 1 के बाद बेसिकली, कि चलो मान लिया कि किसी को नहीं पता लगा कि हमजा एक एजेंट है। बट येलेना को ये बात कैसे नहीं पता लगी बेड पे? अगर तुम्हें समझ आ गया हो तो समझ आ गया होगा, लेकिन अब जो मुझे नहीं पता आदित्य धर ने क्यों दिखाया, बट जब पोस्ट क्रेडिट वाले वो सीन्स चल रहे होते हैं जहाँ हमें हमजा की या जसकीरत की ट्रेनिंग दिखाई देती है, उसमें एक सीन होता है जहाँ पे कैंची से काटने का एक बंदा इशारा कर रहा होता है जसकीरत के सामने, और उसके बाद जो जसकीरत है वो एक व्हील चेयर पे जाता है। आई थिंक यू गेट इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कटा है यहाँ पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये लिंक को कुछ क्यों नहीं पता लगा। आई थिंक यू गेट इट राइट। तो ठीक है, ये कुछ रेफरेंसेस थे, ये कुछ चीज़ें थी, जो कुछ हिडन डिटेल्स थी जो कि मुझे लगा तुमने धुरंधर द रिवेंज में मिस की हो। डेफिनेटली जब मूवी OTT पे आ जाएगी तो और भी डिटेल्स सामने आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो यही कुछ था। आई डोंट थिंक सो ये OTT पे इतनी जल्दी आएगी। ऐसे कोई और रेफरेंस जो कि मैंने मिस किया हो कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना यार, बाकी सब्सक्राइब कर दो रोहन अनफिल्टर्ड को।